हम कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ चुके थे, हमने सब कुछ देख लिया था, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, पास्ट, फ्यूचर। अब हम ऐसे वर्ब देखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल या जिनका यूज़ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ब को बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं? स्टैटिक वर्ब होती है जो आपके फैक्ट और स्टेट के बारे में जानकारी दे। फैक्ट और स्टेट। फैक्ट मतलब जो सच है, और स्टेट मतलब जो आपकी अवस्था है। जैसे एक सेंटेंस है कि आई एम लाइकिंग यू। ऐसा कहीं सुना है आपने? नहीं, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि अगर सेंटेंस का मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये एक फैक्ट है। तो आई लाइक यू ही होगा। कभी भी फैक्ट और स्टेट वाली वर्ब, कभी भी फैक्ट और स्टेट वाली वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगी, हमेशा वो इंडेफिनेट या सिंपल फॉर्म में आएगी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आई एम लविंग यू। हमेशा आई लव यू ही होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कौन कौन सी वर्ब होती है ऐसी, देखते हैं। जैसे हो गया फील, लव, लाइक, हेट। अगर पसंद करना एक फीलिंग है, तो हेट करना भी एक फीलिंग हुई। बिलीव, ये सारी वर्ब किसके अंतर्गत आती है? फीलिंग के। फीलिंग के, ये सारी हमारी फीलिंग्स है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है सेंस, जैसे सी, सी जो हम देखते हैं। टेस्ट, स्वाद जो हम स्वाद लेते हैं। हियर, टच, छूना भी एक सेंस है। स्मेल, सूंघना भी एक सेंस है। तो ये सारी वर्ब कौन सी हो जाएगी? सेंस वर्ब। और भी होती है, जैसे कि नो हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, लू हो गया। ये सारी वर्ब भी आती है। तो हमने क्या देखा कि जो भी फीलिंग और सेंस को लेकर वर्ब होती है या स्टैटिक वर्ब्स होती है, ये वर्ब हमेशा कौन से टेंस में आती है? इन वर्ब्स का योग हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे। जैसे पोजीशन में हमने सेंटेंस देखे थे, आई ओन अ होम या आई हैव अ बुक। ये हमने सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में पोजीशन का फॉर्म देखा था। तो जो आई ओन है और हैव है, ये पोजीशन दिखाते हैं। तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आई ओनिंग अ होम, तो ये गलत हो जाएगा। या आई नो यू लिखा हुआ है, या सेंटेंस क्या है हमारा? आई नो यू। तो अगर इसके सामने अगर सेंटेंस हो जाए कि आई एम नोविंग यू। प्रीवियस ईयर पेपर में नो कई बार आया हुआ है। नो को वो नोविंग दे देता है, जिसे हमें गलत साबित करना होता है। कई बार ये सवाल आया हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि जो पोजीशन फॉर्म होती है, जो सेंस वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी वर्ब है, चार्ट बना लेते हैं पूरी वर्ब का जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगी। जैसे पहले देखते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन में पहले आएगा लुक, लुक, सीन। ये सारी वर्ब कौन सी वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे? अपीयर, सी, टेस्ट,
स्मेल, हियर, प्रेफर। प्रेफर का ध्यान रखना, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है प्रीपोजिशन। प्लीज, नोटिस, एक्सेट्रा। ये हो गई वर्ब ऑफ परसेप्शन। दूसरी आती पोजेशन। हमने पोजेशन पढ़ा था, कौन कौन सी वर्ब आ सकती है पोजेशन में? पोजेशन में आ सकता है हैव, ओन, बिलोंग। पजेस खुद एक वर्ब होती है। कंटेन, कंसिस्ट और कंप्राइज। ये सारी वर्ब पोजेशन वर्ब है। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जिसमें दिमाग लग रहा है सोचने समझने में, तो पहले तो लिख सकते हैं थिंक, नो, मीन, माइंड। माइंड या रिमेंबर, किसी को याद करना, रिमेंबर। रिकॉलेक्ट भी होता है इसका सिनोनिम, रिमेंबर। सपोज, फीलिंग वाली वर्ब कौन सी है? फीलिंग में लाइक, लव, हेट, बिलीव। लाइक है तो डिसलाइक भी हो सकता है। अडोर, अडोर भी। वांट, आपको कुछ चाहिए तो वांट। डिज़ायर, वांट से डिज़ायर भी बनता है, किसी को डिज़ायर होता है कोई चीज़ चाहिए। विश, किसी को विश होती। ट्रस्ट, और क्या बोल सकते हैं? एग्री, एग्री भी हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारी वर्ब ऑफ फीलिंग्स होती है, एक्सप्रेसिंग, जिसमें हम फीलिंग दर्शाते हैं। ये सारी वर्ब भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होगी। जनरल वर्ब चीज़ें, यानी कि मिसलेनियस, या बोल सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्ब है वो वर्ब इन जनरल में आ जाएगी। जैसे आ सकता है रिसेंबल। रिसेंबल क्या होता है? हूबहू। जैसे किसी किसी को बोलते हैं बच्चे को कि बिल्कुल बाप पे गया है, माँ पे गया है, तो वो रिसेंबल कर रहा है उनको, हूबहू दिख रहा है। अफेक्ट, अफेक्ट के साथ और हो सकता है कॉस्ट, रिक्वायर। ये सारी वर्ब नोट करना, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकम, होप, और हो सकता है रिफ्यूज़। सारी वर्ब आ गई। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे यूज़ होगी और कैसे इसमें एरर पूछे जाएंगे। और इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया है, ही इज़ ओनिंग अ कार। ओन क्या है? पोजेशन। पोजेशन दर्शा रही थी, और हमने देखा था कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ सकती। तो अगर इसे हम सेंटेंस, अगर इसका सही करेक्ट सेंटेंस देखें तो क्या बनेगा? ही ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ओन के साथ एस लग जाएगा, ही ओन्स अ कार। वैसे ही अगर नीचे देखें तो दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग वापस पोजीशन है एक, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। और दिस हाउस वापस से सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? बिलोंग से बिलोंग्स आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा करेक्ट सेंटेंस? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। क्या? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एम सीइंग। सी एक वर्ब ऑफ परसेप्शन थी, हम सेंस चेक कर रहे थे, तो सी होता है देखना, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा। और आई के साथ एम है, ठीक है, लेकिन हम इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो डायरेक्ट वर्ब के साथ डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी आई,
क्या वर्ब हो जाएगी? आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, सेम एज इट इज। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, आई एम फीलिंग सेफ। तो फील एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, आईएनजी हटाओ, डायरेक्ट क्या लिखो? आई फील सेफ, आई फील सेफ। और हमने इस पे भी एग्जांपल देखे थे, आई लव यू, आई लाइक यू, इस टाइप से हम डायरेक्ट बोलते हैं, ना कि उसको आईएनजी फॉर्म या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? पहले तो जब भी वर्ब ऑफ पोजेशन, परसेप्शन, थिंकिंग प्रोसेस आए तो हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लगाना है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ वर्ब होती है जो आईएनजी फॉर्म में भी आ जाती है, तो हम वो देखते हैं। जैसे हमारे सामने वर्ड है हैव, तो जैसे कि हमने देखा, अगर हैव को हम पोजीशन में देखें, जैसे हम अभी देखते आ रहे हैं पोजीशन, या जिसको हम बोलते हैं हक जताना या हक, या और बोल सकते हैं अधिकार, अधिकार होना। तो जब हैव अधिकार बताएगा, पोजीशन बताएगा, तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, या इसका हम यूज़ आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करेंगे। इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ कब होगा? जब हैव का अर्थ निकलता है खाना, पीना या इंजॉय करना, तब हम आईएनजी का फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या अर्थ होगा? ईटिंग, ड्रिंकिंग या इंजॉइंग, तो हम क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी यूज़ करेंगे हैव के साथ, खाना, पीना या इंजॉय करना। जैसे मैं डिनर कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम हैविंग डिनर। आई एम हैविंग डिनर। वही मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूँगा आई हैव अ कार। लेकिन मैं कार के संदर्भ में ये नहीं बोल सकता कि आई एम हैविंग अ कार, वो गलत हो जाएगा। पोजेशन में हम हैव फॉर्म यूज़ करेंगे, और वहीं खाने पीने और इन्जॉय की बात करेंगे तो हैविंग यूज़ करेंगे। तो आई एम हैविंग डिनर सही है, लेकिन आई हैव अ डिनर गलत हो जाएगा। तो दोनों का मतलब समझ आया, अलग अलग दोनों में अपने अपने पॉइंट है कि पोजेशन है तो हैव, इन्जॉय ईटिंग है, ड्रिंकिंग है तो हैविंग, सिंपल। हमारा अगला वर्ड है थिंक। थिंक का क्या है कि अगर आप जनरल सेंस में अगर ले थिंक को, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। और वहीं अगर किसी स्पीकर ओरिएंटेड या प्लानिंग की बात करेंगे तो थिंक से थिंकिंग हो जाएगा, और थिंकिंग ही आएगा, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो थिंक का क्या है कि जनरल सेंस या प्लानिंग। जनरल सेंस कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ यू। तो इसको जनरल सेंस में ऐसा कि कोई भी उसके बारे में सोच सकता है, कोई भी कभी भी कहीं भी सोच सकता है उसके बारे में, तो एक जनरल सेंस हो जाएगा। तो जनरल सेंस है तो हमने इंडेफिनेट में यूज़ किया। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कर दूं कि आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू। तो यहाँ पे प्लानिंग हो गई, क्योंकि मिलना है। ज़रूरी थोड़ी कि सब मिलने के बारे में ही सोचेंगे, कोई किसी बारे में भी सोच सकता है, तो ये प्लानिंग हो गई। या मैं एक और सेंटेंस ले सकता हूँ यहाँ पे, क्या ले सकते कि द मैनेजर, द मैनेजर इज थिंकिंग। अब मैंने इस थिंकिंग क्यों यूज़ किया? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही होगी। अब क्या प्लानिंग चल रही है? तो द मैनेजर इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच, वो नई ब्रांच डालने की सोच रहा है, इसलिए वो थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है कि नई ब्रांच ओपन किए जाए। तो इसके लिए हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया। तो समझ आया कि हम कहाँ पे जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। तो केवल थिंक इंडेफिनेट और जनरल पर्पस से उस स्पीकर ओरिएंटेड पे पहुँचेंगे, या किसी प्लानिंग
के बारे में बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो हैव और थिंक का समझ आया कि कब हमें जनरल सेंस में बात करनी है और कब प्लानिंग के बारे में, या कब हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे और कब इंडेफिनेट का। जैसे अगली बार देखते हैं फील। अब यहाँ पे जैसे जनरल सेंस यानी एवरीवन को लेके, यानी सबको लेके अगर बात की जाए एवरीवन, तो जब सबके संदर्भ में बात होगी तो वो जनरल सेंस हो जाएगा और हम वहाँ का यूज़ करेंगे इंडेफिनेट। पर स्पेसिफिक सेंस हो गया, जैसे किसी हेल्थ को लेके या मूड को लेकर आप अलग फील कर रहे हैं, तो वहाँ स्पेसिफिक सेंस, और हम स्पेसिफिक सेंस में क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे अगर यहाँ एग्जांपल लें, क्या ले सकते हैं कि वी फील कोल्ड इन जनवरी, JANUARY, जनवरी। तो जनरल सी बात है कि जनवरी में तो सभी ठंडा फील करते होंगे, अपने यहाँ पे जनवरी में ठंड पड़ती है तो ठंड तो सबको लगती होगी ना, तो वी फील कोल्ड इन जनवरी एक जनरल सेंस वाली बात हो गई। अगर मैं यही सेंटेंस को बदल के ये कर दूं, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, सो आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, सो आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। मतलब उसको ठंड लग रही है तो वो बताना चाहता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो एक हेल्थ कंसर्न हो गई, स्पीकर ओरिएंटेड बात हो गई, तो एक स्पेसिफिक सेंस बता रहा है। तो हमने इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म या ING फॉर्म यूज़ किया। तो जब जनरल सेंस में यूज़ किया तो फील यूज़ किया, और स्पेसिफिक सेंस में फीलिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो नंबर्स ऑफ टाइम प्रीवियस ईयर आई हुई है एग्जाम में, कई बार ये चीज़ पूछी हुई है, तो ध्यान से सुनना। अगला है टेस्ट और स्मेल। तो इसका एक इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रखना कि जब ये पॉजिटिव सेंस में बात करें, जब पॉजिटिव सेंस में बात करें तो ये इंडेफिनेट में आएगा, और जब नेगेटिव सेंस में बात हो तो ये कॉन्टिन्यूस में आएगा। क्या बताया मैंने? तो मैंने बताया कि जब टेस्ट और स्मेल का पॉजिटिव सेंस में बात हो तो वो इंडेफिनेट में आएगा, और जब नेगेटिव सेंस में बात हो तो कॉन्टिन्यूस में आएगा। अब कैसे, तो देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे आता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि हर परफ्यूम स्मेल्स वेरी नाइस, हर परफ्यूम स्मेल्स वेरी नाइस। तो इसका सेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि अच्छा बता रहा है। इसलिए हमने जब हर परफ्यूम यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ACS लगाया, स्मेल्स, तो पॉजिटिव सेंस में इंडेफिनेट यूज़ किया कि हर परफ्यूम स्मेल्स वेरी नाइस। हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि हर परफ्यूम इज स्मेलिंग वेरी नाइस, इज स्मेलिंग नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस है, तो इंडेफिनेट। क्या है कि द ड्रेस दिस डिश इज टेस्टिंग वेरी बैड, यहाँ एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, वेरी बैड यानी वो बहुत बेकार है, तो नेगेटिव सेंस है, तो हमने क्या यूज़ किया, इज टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज़ किया। तो टेस्ट और स्मेल को लेकर बात याद रखना कि जब पॉजिटिव सेंस हो तो इंडेफिनेट और नेगेटिव सेंस हो तो कॉन्टिन्यूस। आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टैटिक वर्ब का जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने देखा है कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है हम उसको इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन हमने ये तो जान लिया कि हम इसको कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर कौन कौन से सेंटेंस और किस किस टाइप के सेंटेंस आते हैं जिन्हें हमें इंडेफिनिट या सिंपल में यूज़ करना है। तो हम पहले देखते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट। पहला क्या आता है, साइंटिफिक फैक्ट। तो साइंटिफिक फैक्ट किस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये तो हमेशा से लगाती आ रही है और आगे भी लगाएगी, तो एक फैक्ट हो गया, ये कभी बदलने वाला थोड़ी है। या मैं बोल दूँ वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, जो पानी है वो 0 डिग्री पे जमता है, तो ये तो कई सालों पहले भी 0 डिग्री पे जमता हुआ या आने वाले कभी समय में भी 0 डिग्री पे ही जमेगा, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। जैसे यहाँ आपने एग्जाम्पल लिया कि द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग डाउनवर्ड,
यानी कि जो अर्थ है वो सबको नीचे की ओर खींचती है, तो ये ग्रेविटी ग्रेविटी है ना। तो इसको भी हमने यूनिवर्सल ट्रूथ में रखा क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उससे हम नीचे की ओर खिंचाते हैं, तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग डाउनवर्ड। यह हमने एग्जांपल देखा था कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट कैसे? जैसे मैं दो पैरेलल लाइन की बात करूं तो वो कभी नहीं मिलती, साथ में चलती तो है लेकिन मिलती नहीं है। तो टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, दो लाइन कभी थोड़ी मिलेगी, तो वो मैथमेटिकल फैक्ट होगा, उन्हें हम मैथमेटिकल यूनिवर्सल फैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होंगे? जैसे ट्रू लव नेवर डाइज, जो साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उस टाइप से। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, ट्रू लव नेवर डाइज, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं? जैसे एक और फैक्ट देख लो, किस फिलोसॉफिकल फैक्ट भी होते हैं। जब पहले इसका मीनिंग समझ लो कि फिलोसॉफी क्या है। ये फिलोसॉफी, तो फिलो का मतलब होता है लव। ये आपको वोकेब में देखने को भी मिलेगा कि जहाँ फिलो वर्ड आ जाता है या फिलो रूट वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है लव। और सोफी मतलब विजडम या लाइफ। विजडम या लाइफ, तो जहाँ भी फिलो वर्ड या फिलो रूट वर्ड रहेगा वहाँ लव से मतलब रहेगा। तो साइको फिलोसॉफिकल जो फैक्ट हैं उसका एग्जांपल क्या हो सकता है फिलोसॉफिकल फैक्ट का? जैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल, यानी सबको एक ना एक दिन मरना है, यानी मौत तो एक दिन सबको आएगी, इस टाइप से। तो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखे। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जो देखा, पहले जो जाना था वो क्या था कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा इंडेफिनेट में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कौन से टेंस में आते हैं? इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। आज हमने क्या जाना उनके बारे में कि किस किस टाइप के यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकते हैं। हमने पहले देखा साइंटिफिक फैक्ट, फिर देखा मैथमेटिकल फैक्ट, फिर देखा फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट, और फिर फिलोसॉफिकल फैक्ट, इस तरह से। तो हमें याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा इंडेफिनिट टेंस में आएगा और किसी टेंस में नहीं आएगा। आगे हम और भी यूनिवर्सल ट्रूथ के यूजेस देखेंगे, कहाँ पे देखने को मिलेंगे? नरेशंस में देखने को मिलेगा, एक्टिव पैसिव में, और कई जगह हम यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज़ देखेंगे। अच्छा, हमने इंडेफिनिट टेंस में और भी कुछ देखा था, जैसे हमने प्रोवर्ब देखी थी, कोटेशन, स्पोकन स्टेटमेंट देखे थे, तो वो भी अभी यही समझ लेते हैं कि उनका मतलब क्या था। रटने से काम नहीं बनेगा कि हमने रट लिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा केवल इंडेफिनिट लगा देंगे, प्रोवर्ब आएगी इंडेफिनिट। पहले जानो तो सही कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, प्रोवर्ब क्या है, कोटेशन क्या है। आप पहचान ही नहीं पाओगे तब तक उनके रूल को कैसे यूज़ कर लोगे। हम 120 रूल्स, 500 रूल, 50 रूल सब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना सीखते हैं कभी? रटने से काम नहीं चलेगा, कम से कम उनको समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या देखा था कि कोटेशन जो होते हैं कोटेड स्टेटमेंट होते हैं, कोटेड स्टेटमेंट। प्रोवर्ब कहावतें होती है मोरल स्टोरी पे या किसी भी चीज़ को लेकर, कि कुछ ऐसी कहावतें जो हर जगह लागू होती है, हर सिचुएशन में लागू होती है। स्पोकन स्टेटमेंट यानी नारे हो गए या किसी चीज़ के फेमस पर्सन के शब्द हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो, तो वो एक तरह से स्पोकन स्टेटमेंट था। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है और याद रखना कि ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ लिखी है ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। किस में आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे यहाँ प्रोवर्ब में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सीजर सेइज या सेड, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम। तो आप बताओ कि सेइज आएगा कि सेड आएगा? जब हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस या ई एस लगता है, और सेड जो था वो तो हम पास्ट में यूज़ कर रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ क्या आएगा? सेइज।
तो सेंटेंस हो जाएगा सीजर सेज कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स। कावर्ड्स का है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है, तो हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। और हमने पढ़ा था कि सिंगुलर अगर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के साथ एस लगा है तो वो प्लूरल बन जाएगा, और वहीं वर्ब के साथ एस ई एस लगा दिया तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। ये भी डिफरेंस आप जानो। गांधी जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि गांधी जी ने क्या बोला था कि गांधी सेइस, क्या नारा दिया था गांधी जी ने, डू और डाई। और कब दिया था ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था 8 अगस्त, अगस्त क्रांति, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सब है। पर अभी हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पे ध्यान देंगे। तो गांधी से इज डू और डाई, ठीक है। जैसे हमने सुभाष चंद्र बोस का नारा लिया था कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, दिल्ली चलो। अब वो दिल्ली चलो है, लेकिन उसको हम बोलते हैं दिल्ली चलो, कोई बात नहीं, सेंटेंस है। दिल्ली चलो या दिल्ली चलो, दिल्ली चलो ही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और भी दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो समझ आया कोटेशन, प्रोवर्ब, स्पोकन स्टेटमेंट, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों यूज़ करते हैं हमेशा, क्योंकि ये सब चीज़ें बोली गई है, इस स्टेटमेंट से हैं। ये जब बोले गए हैं ये अपने आप में फैक्ट बन गए हैं। गांधी जी ने बोला था डू और डाई, इसका मतलब वो फैक्ट बन चुका है। अब तुम 50 साल 100 साल बाद भी कोई से पूछोगे तो ये डू और डाई फैक्ट है कि हाँ गांधी जी ने उस टाइम बोला था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वो एक स्टेटमेंट बन गया है। तो इंग्लिश में हम इन चीज़ों को फैक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम इंग्लिश में फैक्ट की तरह यूज़ करते हैं। हमने हर चीज़ देखी है, इंडेफिनेट के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए। हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में चीज़ों को देखते आ रहे हैं। अब हमारा 2 टेंस खत्म हो गए, हम अगले टेंस पे जाएंगे, परफेक्ट टेंस। और साथ ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट और रूल देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथ ही साथ, जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्ट को, टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ही मज़ा आएगा पढ़ने में, वरना अगर कोई चीज़ छूटी तो कोई काम की नहीं है, सारी मेहनत बेकार है हमारी। इसलिए हम बिल्कुल डिटेल में, थोड़ी सी स्लो चलेगी चीज़ें लेकिन पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को कवर करते हुए हम चलेंगे। और एक बार ये जो सिलेबस है हमारा थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्लास शुरू कर दूंगा। फिर वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत बहुत आनंद आने वाला है वहाँ पे आपको, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ दिखेगी आपको एक ही स्क्रीन पे। मैं एक ही साथ में 4 4 कॉन्सेप्ट यूज़ कर लूँगा, 4 4 रूल्स बता दूंगा एक ही सेंटेंस में। तो आप बोलोगे कि हाँ सर काम तो आ रहा है जो हमने पढ़ा है और समझ भी आ रहा है। यहाँ पे एक एक टॉपिक को हमें बिल्कुल डिटेल में लेके चलना पड़ता है। एक ही क्लास में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको आपको पाना है तो आपको पेशेंस, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। जिसके अंदर धैर्य है वो निकल जाएगा, धैर्य बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे परफेक्ट टेंस।